This conference will now be recorded. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? तो आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 5th सेशन। हम 4 तक पहले देख चुके हैं, तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया था। हमने एक SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बात की थी। ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। इसका पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है, आपने, मैंने, हम सब ने मिलके रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट ले लिया है। हमने सीखा था कि सेप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल सब्सटेंसेस आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू SHE। एक वर्किंग सेल बनाइए, एक हाफ सेल जिसका हमने पोटेंशियल मेजर करना है, और एक एसेंशियली SHE का ही होगा। इस प्रकार से आप जो EMF मेजर करेंगे उसमें से एक राइट और लेफ्ट जो होगा वो 0 होगा। आपको दूसरे का, जिसको हमने मेजर करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिल जाएगा। अगर तो EMF यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो चलेगा, अगर नहीं हुआ तो आपको बताया गया था, सिखाया गया था कि उसको आपको सर्किट को उल्टा कर लेना है। रिमेंबर E naught for individual substance. Remember individual reaction, कैथोडिक रिएक्शन, एनोडिक रिएक्शन अकेला तो होता नहीं है, वो तो कभी किसी के साथ जुड़ेगा तभी तो वो फिजिबल होगा, वो तो हाफ रिएक्शन है। तो E naught फॉर इंडिविजुअल सब्सटेंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, बट जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का नेगेटिव है, कॉपर का पॉजिटिव है, ये सिचुएशन के मुताबिक होगा। और याद रखिए, हाइड्रोजन का पोटेंशियल इस स्केल पे जब हम ये बताते हैं इज 0। Electrochemical series is an arrangement of substance in decreasing order of reduction potential. Please याद रखिएगा, it has to be decreasing order, right? तो ये हमने एक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाने की कोशिश की थी। मैंने कहा था कि इसको याद नहीं करना है। देखो, सारे रिड्यूस्ड फॉर्म में इक्वेशंस लिखी गई हैं। आज सिर्फ 4-5 का ध्यान करें, अगले दिन 4-5 का ध्यान करें, पिछले वाले को लिखें, याद नहीं करने का है। और जो जो इंपॉर्टेंट, जैसे कोई 4-5 बार यूज होता है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अपने आप दिमाग में रहना शुरू हो जाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो उसका पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिफरेंट है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और वो आयरन पे आ रहा है तो उसका पोटेंशियल इज गोइंग टू बी डिफरेंट है। ये ऊपर से, मतलब कुदरती तौर पे वो लिखवा के लाया है कि मेरा पोटेंशियल ये बनेगा। हम लोगों ने शुरू किया था applications of EMF series. It can predict oxidizing and reducing power. जितना ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा उतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। These are going to be strong oxidizing agent. और जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। इस वक्त स्ट्रॉन्गेस्ट होगा फ्लोरीन, और द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा आपके पास ये ऊपर वाला ऑक्सीडाइजिंग होगा। इट हेल्प्स इन प्रेडिक्टिंग EMF ऑफ द सेल। जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब जो ऊपर है, वो रिड्यूस्ड कैथोड बनेगा, और जिसका पोटेंशियल कम है वो एनोड बनेगा। हम इस प्रकार से पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी दिखाया था, ये इंपॉर्टेंट है, बेशक दोबारा लिख लीजिएगा। EMF द सेल इनमें से किसी भी तीन प्रकार से निकाल सकते हैं, बट रिमेंबर, आप अगर दिमाग में डालते हैं तो सिर्फ पहले वाले को डालिए, बाकी ऑटोमेटिकली अपने आप ही उससे ही निकलते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, once the equation has been written in reduced form, the substance having more Rp will be the reduction equation, the equation having less Rp will be the oxidation equation. याद नहीं करने का है, क्वेश्चन से सीखेंगे। The net E cell is E naught reduction minus E naught oxidation. अब जो चीज रिड्यूस हो रही है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। हमने ऐसा सीखा था, ये हम पिछली क्लास में किए थे। लेट्स मूव फर्दर।
जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटे उतना ही हम अच्छा चलने वाले हैं। तो ये है ही प्रैक्टिस करने का। आपकी आंखों के सामने एक क्वेश्चन है, ये मैंने आपके लिए होमवर्क भी छोड़ दिया है, आप दोबारा करेंगे, अभी मैं करवा रहा हूँ। Iodine and bromine are added to a solution containing iodide ion and bromide ion. What reaction would occur if the concentration of each species is 1 molar electrode potential? बेटे जब भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल आते हैं तो ऑलवेज एक चेक ऑपरेशन रख लो, चेक आरपी, तो आगे बढ़ो। अगर आरपी नहीं है तो उसका साइन उल्टा करो और आगे बढ़ो। ये सबसे पहले ये ध्यान से देखो, ये हमेशा कर लो, अच्छा होगा, आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम ऐसा 2 फिगर बना लेते हैं। ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ बेटे, ताकि फिगर के अंदर ही हमारा जो रिएक्शन है वो आ जाए। ठीक है जी। कहता है आयोडाइड भी है और ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है और ब्रोमाइड भी है। कलर चेंज कर रहा हूं बेटे समझाने के लिए। अब एक बार इसमें आयोडीन डालता हूं, एक बार इसमें आयोडीन डालता हूं और एक बार इसमें भी आयोडीन डालता हूं, और 1 मिनट गलती होगी, उसमें ब्रोमीन डालते हैं। हालांकि ये इकट्ठा ही हो रहा है, बट आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ब्रोमीन डालते हैं। अब देखो ये और ये तो कपल है, दिस इज अमाउंटिंग टू प्रैक्टिकली नो रिएक्शन, राइट। आप कह सकते हैं आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल ये तो कुछ हुआ नहीं है। अब ब्रोमाइड और आयोडीन में देखो, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, कम है, 0.54 है, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा है, वो कितना है, 1.08। सुनो, Br नेगेटिव और ब्रोमीन को मैं एक ही मान रहा हूं। तो ब्रोमाइड आयन ने क्या होना है, रिड्यूस होना है, बट इट इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड, ऑलरेडी इन कौन सी फॉर्म में है, reduced form. Therefore, I expect there is going to be no reaction in case A, यानी कि जब आपने आयोडीन डाले। दूसरी तरफ देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, हरा ले आते हैं। अब इस केस को देखिए, ब्रोमीन का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.08 वोल्ट है। कहां से देख रहा हूं, यहां से, वो दिया जाएगा। और आयोडाइड, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.54 है, तो इसको क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, और इसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो इस वक्त हमारे पास बन जाएगा ब्रोमाइड आयन और साथ में आ जाएगा I2। मैंने वैसे ही बैलेंस कर दिया, आप भले ही मत करिए तो भी चल जाएगा। और इसको तो NR का मतलब नो रिएक्शन आप मान के चले, इन सब में नो रिएक्शन है। तो बेटे मोटे तौर पे उसने आपको दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आयोडीन एंड ब्रोमीन, एक बार मैंने आयोडीन दिखा दिया और एक बार मैंने ब्रोमीन दिखा दिया, आयोडाइड और ब्रोमाइड में डाले। व्हाट रिएक्शन वुड अकर, आप कह सकते हैं ओनली रिएक्शन विच विल हैपन, द Br2 जो आपने डाली है वो भी ब्रोमाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन होने के बाद, राइट, अब रिएक्शन होने के बाद मान लो ये फाइनल स्टेज आ गया है, आपके पास क्या होगा, ब्रोमाइड होएगा, आपके पास क्या होगा, I2 होगा, राइट, ब्रोमाइड होएगा और आपके पास I2 होएगा, बिकॉज जो I नेगेटिव है वो तो सारे का सारा रिएक्ट करके क्या बना देगा, I2 बना देगा, और ब्रोमीन जो है वो सारी की सारी आपके पास ब्रोमाइड आयन बता देगी, I2 विल बी प्रेजेंट, आयोडाइड आयन खत्म हो जाएगा। समझ गए हैं, ये देखिए ना, ब्रोमाइड आयन को कुछ नहीं हुआ, ब्रोमाइड आयन को कुछ नहीं हुआ, आयोडाइड आयन को इधर तो कुछ नहीं हुआ था, बट इधर आयोडाइड आयन कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज आयोडाइड आयन खत्म हो गया और ये बन गया है। सो प्लीज रिपीट इट, राइट, रिपीट इट एंड अंडरस्टैंड इट, इन्वेस्ट टाइम। जब तक आप वो नहीं करेंगे ना तब तक आप सीखेंगे नहीं, तब तक आप कर नहीं सकते। हमें खूब सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, वो अच्छी बात है, आप इससे सीख पाएंगे बेटे। आंखों के आगे क्वेश्चन है, ये चैप्टर ही प्रैक्टिस का है,
What will be the spontaneous reaction when the following reactions are combined? बेटे always check आरपी है कि नहीं है, हमेशा। मैं आगे नहीं भी करूंगा, तुम्हें जब भी क्वेश्चन आएगा ये चेक जरूर करना है। आयोडाइड है, 2-4 बार मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं बात करनी बंद कर दूंगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होगा? अब देखो ये वाला पोटेंशियल ज्यादा है, सेकेंड वाला, तो ये क्या होएगा बेटे? रिड्यूस होएगा। और ऊपर वाला क्या होएगा? क्या होएगा? ऑक्सीडाइज होएगा। तो अब क्या होएगा? नीचे वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को हमने ऐसे का ऐसे लिख दिया। क्यों? क्योंकि ये रिड्यूस फॉर्म में है। आप समझते हैं रिड्यूस फॉर्म में क्या है? वो खा रहा है इलेक्ट्रॉन। सेकंड इक्वेशन को पेन चेंज कर रहा हूं दिखाने के लिए, इसको काले रंग से ले लेते हैं। फर्स्ट वाला ऑक्सीडाइज होएगा, तो उसको ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में लिखो, आयरन +3 प्लस इलेक्ट्रॉन। ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, नीचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे वाली को 5 के साथ, ऊपर वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। तो बेटे नेट रिएक्शन आपका क्या हो गया? इट इज MnO4 नेगेटिव प्लस 8 प्रोटॉन प्लस 5 फेरस gives Mn+2, right? प्लस 5 फेरिक प्लस 4 H2O हमारे पास आ गया। दैट इज गोइंग टू बी द नेट इक्वेशन। और सुनो, बेशक आपने इक्वेशन को उल्टा किया है, आपको कहा गया था जो E होएगा वो ऊपर वाले का 1.49 ही लिखोगे और इसका 0.77 ही लिखोगे, और आपका जो E सेल नेट हो जाएगा दैट इज ज्यादा माइनस कम, दैट इज प्लस 0.72 वोल्ट आया है। ये मैंने कहा था कि बेशक इक्वेशन ऑक्सीडाइज हो रही है, ये देखो ना हमारी इक्वेशन ये ऑक्सीडाइज हो रही है, पर मैंने क्या कहा था? उसका पोटेंशियल आपको रिडक्शन ही लेना पड़ेगा। दैट इज बेटे जो मैं पीछे आपको इस स्लाइड में इसमें सिखाने की कोशिश कर रहा था, राइट? ये डू नॉट चेंज द आरपी। ग्रेट, देखते हैं आगे क्या है। तो बच्चों होमवर्क दे सकते हैं। ऑल्सो कैलकुलेट डेल्टा G नॉट। इसमें आपने क्या करना है? आपने जो भी आपका ये E नॉट आएगा, ज्यादा माइनस कम, वो तो इधर से ही देख सकते हैं, 0.80 माइनस माइनस 0.13, सो इट इज माइनस NF E नॉट। तो n देखो 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके कितना लोगे? 2। इसको कितना लोगे? 96500 कूलम। और E नॉट 0.93 वोल्ट। आपको पता है कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल होता है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे, तकरीबन 180 के 185 के आसपास आ जाए। सो दैट इज मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है। ये और ये तो डिट्टो सिमिलर थे जैसे आपने पर किए थे। सॉल्व करने हैं सारे क्वेश्चन, इसको ऐसे मत छोड़िएगा। होमवर्क तो समझ पा रहे हो? ज्यादा माइनस कम, माइनस ऑफ 0.14 दैट इज 1.22 वोल्ट। मैंने बेशक होमवर्क मतलब कह दिया, बट मैंने इसलिए कर दिया है कि आप इसको देख सकते हैं, राइट? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा। दैट्स होमवर्क। यहाँ पे अपने आप को म्यूट कर दीजिए, म्यूट नहीं कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, राइट? पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगली स्क्रीन के ऊपर इसका सॉल्यूशन आ रहा है। तो आई विश के तुम इसको पहले खुद देखो। ये अब इसका और ठीक, प्लीज इसको देखिएगा, आप इसको करेंगे।
अरे ये मैं क्या ले आया हूं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, काफी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्लास 11 थर्मोडायनेमिक्स में से उठा के लाओ। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि आप थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करने बैठ जाओ, जितनी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए उतनी मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। कई बार आप क्या करते हैं, मैंने थर्मोडायनेमिक्स का नाम लिया तो आप इलेक्ट्रो छोड़ के क्लास 11 के थर्मो में बैठ जाओगे, वो गलत है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 लीटर पेट्रोल में इतनी एनर्जी है, तो आधे लीटर पेट्रोल में एनर्जी भी तो आधी होगी। ऑल एनर्जीज, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, इंथैल्पी, राइट, आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, वेट हो गया, ये क्या है, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी याद करने का तरीका, इंटेंसिव में आई एन आता है तो आप आई एन लिख लेंगे। आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ई नॉट, इतना बड़ा सेल या इतना बड़ा सेल उतनी वोल्टेज देगा। आपकी कार की बैटरी, या मे बी उसको मैं बहुत छोटू सा बना दूं, वोल्टेज उतनी देगा। ठीक है जी। टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आगे भी काम आएगा। रिमेंबर, ई नॉट सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया होगा या मे बी पीछे कहीं पे किया होगा, तो आपने ई नॉट को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये कहना चाह रहा हूं। मैंने इसको 5 के साथ किया था, इसको 5 के साथ नहीं करना, राइट। ई नॉट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इंडिपेंडेंट होएगा, दैट इज द आइडिया। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा सकता है बेटा, राइट। प्लीज पॉज कर दो, पॉज एंड आंसर, डू इट एज अ होमवर्क। होमवर्क, पॉज, आंसर। जब मैं कहता ना पॉज पॉज कर दिया करो, इस प्रकार से काम करो, ये करते हैं, हम करते हैं, मिलके करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, right, standard oxidation potential of zinc, copper, silver, nickel plus 76 minus 34 minus 80 plus 0.25, काटो, minus 76 plus 0.34 plus 80 and minus 0.25। और बेटे कॉन्फिडेंटली करा करो कि अगर मेरे से भी कहीं लिखने में या किसी में गलती होती है तो आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप काम कर सकते हैं। अब मैक्सिमम पोटेंशियल क्या आएगा बेटे, ई नॉट होता क्या है, ई नॉट रिड्यूस, रिडक्शन राइट हैंड साइड, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन लेफ्ट हैंड साइड। तो जितना आरएचएस बड़ा होएगा, सबसे बड़ी वैल्यू किसमें आ रही है, सिल्वर में, तो ई नॉट सिल्वर माइनस जितना ये कम होएगा, माइनस, वही मैंने ऐसा कर देता हूं पूरा, ई नॉट फॉर ये, दैट इज 0.80 माइनस 0.76, 1.56 इस केस में आएगी। फिर डिफरेंस आया तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में होएगा, सो आपका जो आंसर बनेगा बेटे, सोचो कौन सा बनेगा, पॉज कर दो, बी बीटा। ठीक है, पॉज कर दो। अगर आपको, मैं आगे जा रहा हूं, आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसको यूज किया करो, पॉज करो, समझो तो आगे जाओ। ये आपको ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। ये जेई का पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं।
मतलब पॉज, सॉल्यूशन अगले पेज पे है, राइट सन। तो हम आगे बढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज, फर्दर आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज ना मैं जानबूझ के दिखाता हूं, जितनी बार देखोगे उतने सुखी रहोगे, जितनी बार देखोगे, राइट। देखते रहा करो, कोई हर्जा नहीं होता इसका। इंपॉर्टेंट, और मैंने कहा था कि आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट होगा, आपके आसपास ये चैप्टर हो रहा होता है। तो it is used, application of EMF series is used to predict storage, right, to predict storage of electrolyte in different vessel। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट किसमें स्टोर किया जा सकता है और कौन सा स्टोर नहीं किया जा सकता है, हम ये समझा रहे हैं। देखो मोटे तौर पे स्टोरेज के लिए आपकी किचन में चलते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप चीनी का, शुगर का, क्रिस्टल का एक बर्तन बनाएं, राइट, और आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं? नो, क्योंकि अगर आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो चीनी तो रिएक्ट करके बह जाएगी, बाहर आ जाएगी, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी द गुड स्टोरेज। मोटे तौर पे तुम लोग कह सकते हो कि जब भी हम कोई चीज स्टोर करते हैं, वो जो चीज स्टोर की है वो बर्तन के, वेसल के साथ रिएक्ट ना करे, ये आपको कहा जा रहा है। जैसे आपको कहते हैं कि अचार, मुरब्बे, जैम्स एंड जेली मेटेलिक कंटेनर में स्टोर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो यही आइडिया मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। इसकी डुप्लीकेसी कर लेता हूँ ताकि अगले पेज पे आप दोबारा इसको स्कैन कर पाए, पढ़ पाए, समझ पाए। सपोज कॉपर, जिसका पोटेंशियल मुझे याद हो गया है, आपको भी अब धीरे धीरे करके कॉमन के याद हो गए होंगे, जिंक -0.76 है, राइट। जिंक सल्फेट को कॉपर में डालते हैं, तो बेटे जिंक आयन, और आपके पास मसाला क्या है? कॉपर। इसने क्या करना था? इसने रिड्यूस होना था, है ना, और इसने क्या करना था? ऑक्सीडाइज होना था। तो सुनो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने थे, वो पहले ही +2 लूज करके बैठा। तो भाई उसके पास इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए है ही नहीं, तो कहां से लाओगे, राइट। कॉपर पहले ही 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा, आपने कॉपर को माइनस ऑक्सीजन स्टेट में जाते हुए नहीं देखा। कॉपर कॉपर +2 का कपल बनेगा, तो देयर विल बी बेटे एनआर का मतलब क्लास नोट्स में नो रिएक्शन। अगर नो रिएक्शन है तो इट इज गोइंग टू बी द गुड स्टोरेज, ए वाली आपकी गुड स्टोरेज। सेकंड में देखते हैं बेटे, जिंक जिसका पोटेंशियल कम है, -0.76 में बैठा है, तो जिंक जी ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और कॉपर जी रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आपके पास क्या होगा? रिएक्शन हैपन्स, और अगर रिएक्शन हो गया तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी अ पुअर स्टोरेज। मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा है कि अगर आपने ऐसा केस लेना है, राइट, तो ये जो मेटल है, जो मटेरियल है जिसकी वेसल बनना है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी हायर, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, सब्सटेंस है, उसका आरपी क्या होना चाहिए? लोअर होना चाहिए। देन इट इज गोइंग टू बी बेटे द गुड स्टोरेज ऑप्शन बन सकती है, ठीक है जी। सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी लेसर, दैट्स गोइंग टू बी द आइडिया, ठीक है जी। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए? वो क्वेश्चन के एंगल से ही करवा रहा हूं आपको। ये दोबारा क्यों दोबारा? क्योंकि दोबारा होमवर्क। कैन क्लोरीन बी स्टोर्ड? क्लोरीन का पोटेंशियल ज्यादा है, आप देखिएगा आंसर नो आएगा, बट आई वांट दैट यू शुड ट्राई टू राइट इट डाउन, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, दैट विल बी रियली मोर हेल्पफुल बेटे। बार 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 वही काम हम कर रहे हैं, हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज में लेके जा रहे हैं,
और मेरा मुद्दा बेटे आपको ना बार बार ये सीरीज दिखाने का है, जितनी बार ये सीरीज देखोगे उतना ही आप अच्छे रहने वाले हैं। आगे बढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ सीरीज, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। इन जनरल the metal having negative SRP, standard reduction potential, this is SRP beta, right, will displace H ion from mineral acids. Negative SRP will displace मतलब निकाल देगा। हम आपको जिंक दिखा रहे हैं बेटे, हम आपको कॉपर दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन का पोटेंशियल तो आपको पता ही है, दैट्स गोइंग टू बी जीरो ही होएगा। तो इनका पोटेंशियल ऐसा है, ये पोटेंशियल हाइड्रोजन के मुकाबले ज्यादा है, ये हाइड्रोजन के मुकाबले क्या है, लेसर है। तो ये कहने वाला है जितना पोटेंशियल कम है उतना इस वक्त ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक का लेसर एसआरपी है, साथ में आपने H2SO4 डाल दिया, मिनरल एसिड, मतलब मिनरल एसिड HCl HNO3 को हम मिनरल एसिड बोल देते हैं। तो यहाँ पे बेटे आपके पास जिंक है, यहाँ पे आपके पास H प्लस है, तो H प्लस is having more RP 0 volt, so this is going to be reduced। और वो इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन जी जिंक देने वाले हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास जो आपने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड रखा था और आपने इसमें जिंक डाल दिया है, तो आपके पास लिबरेशन किसकी होगी, हाइड्रोजन की। अब अगर हम इसकी जगह पे कॉपर ले लेते हैं, जिंक की जगह पे अगर हम कॉपर डालते हैं तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर +2 में नहीं जाएगा, राइट। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं इन जनरल द मेटल हैविंग नेगेटिव एसआरपी विल डिस्प्लेस H प्लस फ्रॉम मिनरल एसिड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सीरीज में बेटे ये वाले जो हैं, ये नीचे वाले, ये हाइड्रोजन के मुकाबले इनका एसआरपी कम है। तो अगर आप HCl HNO3 में लेड डालोगे, निकल डालोगे, एल्यूमिनियम डालोगे, तो उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। ऊपर वालों में से, जिसका मैंने कलर चेंज कर रहा हूं, इन वालों में से, एक सेकंड बेटे ये कलर चेंज करना था, इन वालों में से, राइट, हाइड्रोजन बाहर नहीं निकलेगी, उसको नहीं करते हैं, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। ये वाले हैं, these will liberate हाइड्रोजन, नीचे वाले, ऊपर वाले हाइड्रोजन को लिबरेट नहीं करने वाले हैं। प्लीज दिमाग में रखिएगा, फायदा होने वाला है हर चीज का ही। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या कर रहे हो तुम, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज मैंने इतनी ही करवा देनी है कि पूरी केमिस्ट्री के अंदर कहीं से भी उठा लोगे, यहाँ पे सबसे ज्यादा है। आप कोई भी बुक उठाओगे तो किसी भी बुक के मुकाबले आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा मिलने वाली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एप्लीकेशंस में आगे बढ़ रहा हूं। इन जनरल द मोर नेगेटिव द SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल, रिपीट कर देता हूं, SCP और SRP मैं एक ही चीज लेके जा रहा हूं, वो क्या है, यहां से डाटा उठा रहा हूं। द मोर रिएक्टिव इट इज, मतलब ऑक्सीडाइज होएगा, एंड इट विल डिस्प्लेस अनदर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जिंक और कॉपर, जिंक का पोटेंशियल लेसर है एज कंपेयर टू कॉपर जो कि ग्रेटर है। तुम तो भी याद हो गया, -0.76 और 0.34 है ना, 2-3 बार लिखो, अपने आप इंपॉर्टेंट के याद हो जाएंगे, 0.34 वोल्ट। तो अगर मैं, शुरुआत से यही काम कर रहे हैं, एक जिंक का पीस लेता हूं और इसको कॉपर सल्फेट में डाल देता हूं, तो रिएक्शन जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड +2, जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड, 0 से कहां चल जाएगा, +2, एंड कॉपर विल बी द रिड्यूस हो जाएगा।
तो आप कह सकते हैं जिंक महोदय ने, जिंक जनाब ने कॉपर को राइट डिस्प्लेस कर दिया, लात मार दी 2 बार से। किसने की? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम था, राइट। ये उसी में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उल्टा करेंगे कॉपर के साथ, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कॉपर को +2 में नहीं जा सकता है, तो there is going to be no reaction and hence it cannot be displaced. Kindly read it every topic. आप पूछते हैं कि आपको ये लेक्चर करने में कितनी देर लगनी चाहिए, तो एज एक बैरोमेट्रिक स्टैंडर्ड बना लें आप। मैं अगर 1 घंटे का लेक्चर होता है, मेरे हिसाब से आपको उसको समझने में 1.5 से 2.25 घंटे लगने चाहिए। और अगर उसकी मास्टरी करनी है तो बेटे आपके पास शिवेद के ऊपर सारे लेक्चर्स पड़े हैं, तो आप कभी भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, कम से कम 4-5 बार रिवाइज करो। सो यही बेनिफिट हम बनाने के लिए यहाँ पे लेक्चर डालते हैं, राइट जी। तो आगे जा सकता हूँ। दैट इज फॉर मेटल्स। मेटल्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं, नॉन मेटल की बात नहीं अभी की मैंने। The lesser the SRP, the more reactive it is, it will displace metals from their salts. Zinc sulfate is a salt, silver nitrate is a salt, right? तो magnesium, aluminium, zinc, iron, copper. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर में से मैग्नीशियम जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट में खुद जाके बैठ जाएगा सल्फेट के साथ, राइट, दोस्ती करके। जबकि उल्टा नहीं होएगा। एल्यूमिनियम को अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट में डालते हो, कहता हमारी पक्की दोस्ती है, हमने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया हुआ, तू कौन है। जो एल्यूमिनियम है बेटे वो अपने राइट हैंड साइड सबको डिस्प्लेस कर सकता है। जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, बट कॉपर किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इट इज अ लीस्ट रिएक्टिव। मैं आपके स्कूल में से एक क्वेश्चन उठा के लेके आया हूं, मैं आपको ये क्वेश्चन एज अ होमवर्क दे रहा हूं। Arrange the following matter in the order in which they displace each other. अभी आपको हम करवा भी चुके हैं, बट मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ से इसको देखो, खुद करो, राइट। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट। चलो एक आपको मजेदार चीज दिखाता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक मेटल की प्लेट है, रफ स्केच बना रहा हूं, और हम इसके ऊपर अपने देश का नाम इंडिया सिंबॉलिकली आई लिखना चाहता हूँ। केमिस्ट हूं ना, तो इस वक्त आई इंडिया को इंडिकेट करता हूँ। तो आप क्या करिए, इसके ऊपर मान लीजिए ये आयरन की प्लेट है, राइट, ये आयरन की प्लेट है। हम कहीं से कॉपर सल्फेट ले आते हैं, राइट, कॉपर सल्फेट ले आते हैं। ये प्लेट आयरन की है, ये प्लेट आयरन की प्लेट है, ठीक। इसके अपने ऊपर इंडिया लिखना है, आप इंडिया की जगह पे अपना नाम भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आप इसके ऊपर पूरी प्लेट के ऊपर वैक्स की कोटिंग कर दो। मोम को पिघला लो, उसके अंदर प्लेट को डालो, निकाल लो, ठंडा हो जाएगी, जम जाएगी, फिर उसके ऊपर दोबारा उसको डालो, फिर निकालो। कोई 7-8-10 बार जब आपने उसको ठंडा गरम किया तो उसके ऊपर एक मोम की परत आ जाएगी। अब आप एक स्पैचुला या चाकू से स्क्रैच कर दो। स्क्रैच के स्पेलिंग बेटे चिंता मत करना, RATCH। और सुनो, अभी भी अगर गलती होगी तो माफ कर देना, मेरा ध्यान केमिस्ट्री में है, मैंने स्पेलिंग नहीं देखी है, क्योंकि हमें ना एब्रिविएशन की आदत पड़ी होती है। स्क्रैच कर दो, स्क्रैच करके उसके ऊपर इंडिया लिख दो। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, जहां जहां पे मोम आपने स्क्रैच किया है वहां पे आयरन एक्सपोज हो गया है, दैट इज आयरन इज एक्सपोज्ड इंडिया पे, बाकी सब में वैक्स चढ़ा हुआ है। अब तीसरे स्टेप में आप इसमें
और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस। तो कॉपर सल्फेट और आपके पास है आयरन, पोटेंशियल पीछे से चोरी कर लेते हैं। आयरन का -0.44, -0.44, कॉपर का 0.34। अब आयरन इज गोइंग टू बी मोर रिएक्टिव, कह रहा मैं चला, और वो बना देता है फेरस सल्फेट और उसकी जगह पे कॉपर डिपॉजिट हो जाता है। तो मतलब जहां जहां पे आपने ये स्क्रैच किया था, वहां पे आपके पास इंडिया, जहां आपने स्क्रैच किया था वहां पे आपके पीछे आयरन जनाब क्या कर गए हैं, डिसॉल्व कर गए हैं। आयरन डिसॉल्व कर गए हैं तो आपके पास प्रिंट आ गया है, स्क्रैच एक एचड आ गया है इंडिया। दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जब ये हो गया रिएक्शन, पेशेंटली चलना, 3 दिन भी लग सकते हैं रिएक्शन होने में, ठीक है जी, क्योंकि आप इसको हिला तो सकते नहीं हो, थोड़ी सी थिकनेस होगी, पड़ा रहने दो इसको, 3 दिन 4 दिन पड़े रहने दो अपने हिसाब से। अब इतनी मेहनत की है तो आराम से बैठे रहो। अब 3-4 दिन के बाद इसको धो और हल्का सा प्लेट को गर्म करो, इसमें से वैक्स जी पिघल जाएगा, इसके ऊपर कपड़ा मारो और आपके पास इंडिया लिखा हुआ आ रहा है। आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। दैट इज माई सन, आपको सिखाने की कोशिश करो। तो अभी हमने आपको करवाया मेटल्स। लेसर आरपी इज, हाँ जी, मोर रिएक्टिव देन, हाँ जी, ग्रेटर आरपी। यही सिखाया ना, लेसर आरपी मोर रिएक्टिव देन अनदर, ठीक है जी। चलो जी आगे लेके चलता हूं। नॉन मेटल्स इन जनरल, द मोर the SCP of non-metals, the more reactive it will be. That is, it will be displacing, right? Lesser RP वाले को बाहर निकाल देगा। Very important, 1000 times क्वेश्चन बने हैं। खैर हम हर चीज को इस एंगल से भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन बने हैं, बट हाँ उससे आपका इंटरेस्ट बन जाता है कि फायदा होगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का रिडक्शन पोटेंशियल कम हो रहा है। इसको मेरे हिसाब से लिख लो, याद नहीं करो, लिख लो। फ्लोरीन का 2.87 है, क्लोरीन का 1.36 है, तकरीबन आधा हो गया। ब्रोमीन का 1.08 है और उसका 0.54 है। फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है इनमें से, हैलोजेंस में से। तो बेटे हमने क्या किया, हमने क्या देखा, पहला रिएक्शन, आपके पास क्लोराइड है, आपके पास फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन ने रिड्यूस होना है। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो यहां पे जो फ्लोरीन है उसने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया। कहानी सब में एक ही चीज है, जिसका ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतनी आसानी से रिड्यूस होएगा। ठीक, अगर आप उल्टा करते बेटे, अगर आप उल्टा करते, उल्टा मतलब ये करते, अगर आप KF लेते और क्लोरीन लेते तो NR मतलब नो रिएक्शन। आप समझ सकते हैं कोई रिएक्शन होने के यहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है। तो घोड़ा मांस नहीं खाएगा, शेर घास नहीं खाएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन खाने हैं तो दूसरे ने इलेक्ट्रॉन देने हैं। ये सत्य है, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब ये एप्लीकेशन A, ये कॉन्सेप्ट B लिख दिया। सीवीड्स, समुद्र के अंदर जो पौधे उगते हैं उनके अंदर आयोडाइड पाया गया है और उसको पीस लेते हैं। जैसे मिक्सी में आपने पुदीने की चटनी बना ली, ऐसे उसकी चटनी बना ली सीवीड्स की, और उसमें से क्लोरीन गैस पास की जाती है तो उसमें आयोडाइड है। तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होएगा, ज्यादा, तो इट विल बी रिड्यूस्ड एंड आयोडीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। तो देयरफॉर बच्चों जो क्लोरीन है वो आयोडाइड को डिस्प्लेस कर देगी। डू यू अंडरस्टैंड? द मोर द SEP, द मोर द रिएक्टिव नॉनमेटल्स। ये
Non-metal gain electron, more SEP will be more reactive. Or metals lose electron, less Ap, more reactive. समझे क्या कह रहा हूं? मेटल्स और नॉन मेटल्स की कहानी फर्क है. नॉन मेटल्स मोर Rp, more reactive, then lesser Rp. दिस इज बेटे काफी इंपॉर्टेंट है. तो आपने 10th में उसको रिएक्टिविटी सीरीज तो बोला था, ठीक है, वो मेटल के एंगल से देखते थे, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम बार बार देख रहे हैं, है ना. तो आपके प्लस टू के अंदर वही कॉन्सेप्ट इस प्रकार से भी बोला जाएगा. देखो, क्लोरीन का जो Z एटॉमिक नंबर है वो कम है, ठीक है ना. फ्लोरीन, क्लोरीन नीचे जाते हुए ब्रोमीन और आयोडीन नीचे जाते हुए क्या कर रहा है, Z इंक्रीज कर रहा है और E सेल E0 आपका क्या कर रहा था, डिक्रीज कर रहा था. तो आप कह सकते हैं द हायर SEP लेसर Z, लेसर एटॉमिक नंबर वाले हैलोजेंस डिस्प्लेस करते हैं हायर एटॉमिक नंबर वाले हेलाइड आयन से. वो कहानी वही है बेटे, बट वो इंटरप्रिटेशन, उसको जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज है, बात करने का अंदाज है, वो इस प्रकार से कर रहा है. आई होप आप ये समझ आएंगे. मैंने आपको क्या करवाया है, फॉर नॉन मेटल्स द मोर रिएक्टिव इज मोर SRP, और मेटल्स के लिए लेसर द SRP द मोर द रिएक्टिविटी. मेटल्स के लिए लेसर द, काफी इंपॉर्टेंट चीज, काफी 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज. तो प्लीज इसको जरा ध्यान से पढ़ दिएगा. तो मैं आपकी जगह पे होता है, ये तो मतलब क्या कह सकते हैं कि ये तो ऐसे वचन चल रहे हैं पूरी केमिस्ट्री के, जिसकी एप्लीकेशंस ही एप्लीकेशंस है. एप्लीकेशंस ऑफ EMF सीरीज, दिस इज द हार्ट, हब पे ये चल रहा है बेटे. तो जितनी बार देखोगे उतने सुखी रहोगे. रस्टिंग, रस्टिंग में होता क्या है कि हमारा जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होता है. अगर मैं किसी प्रकार से इसकी ऑक्सीडेशन को रोक पाया तो मैं रस्टिंग को रोक दूंगा, मैं रस्टिंग को रोक सकता हूं. तो हम क्या करते हैं, हम आयरन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विद जिंक, गैल्वेनाइजेशन और टिनिंग. मान लीजिए ये एक आयरन का पीस है, हम इसके ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देते हैं या हम इसके ऊपर टिन की कोटिंग चढ़ा देते हैं. तो मेरे पास सिचुएशन ए, मेरे पास सिचुएशन बी आ जाती है. होगा क्या, आयरन इज नॉट एक्सपोज्ड, thus saved from rusting. both are equally good. कोटिंग ही हो गई है, तो आयरन का एयर के साथ कांटेक्ट ही नहीं आना है, एयर के साथ आने से ही ऑक्सीडेशन होनी है, तो ये जनाब आयरन बच जाएंगे. बेचारा ए पिक्चर में जिंक शहीद होता रहेगा और बी में टिन ऑक्सीडाइज होता रहेगा. अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आयरन कैसे ऑक्सीडाइज होगा, दोनों में से एक को कर. और जिंक को कौन ऑक्सीडाइज करेगा, एनवायरमेंट. टिन को कौन करेगा, ये. तो बोथ आर बेटे आर इक्वली गुड, इक्वली गुड. तो इसमें तो कोई हम बड़ी चीज कर नहीं पाए. अब आगे, अगर आयरन एक्सपोज हो गया, मतलब कोई कट लग गया है, इसके ऊपर मैंने कोटिंग की थी, कोई कट लग गया है और नीचे से आयरन जी दांत निकाल के आपको बता रहे हैं ही मैं आ गया हूं बाहर, अब क्या करें. अब वही है, जिसका SRP ज्यादा होएगा उसको रिड्यूस होना है, बस एक चीज याद रखो. तो बेटे हम सिचुएशन ए को देखते हैं. जिंक का पोटेंशियल लेस है, ऑब्वियसली आयरन का ज्यादा होगा, तो जिंक ऑक्सीडाइज होता रहेगा ए पिक्चर में, राइट. बट आयरन विल बी सेव्ड फ्रॉम रस्टिंग. आयरन ऑक्सीडाइज नहीं, यानी कि रस्ट नहीं करेगा. रस्टिंग में मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं. रस्टिंग वैसे हम आयरन की सबसे ज्यादा की बात करते हैं, बट आप रस्टिंग का क्रोजन कह सकते हैं, सिल्वर भी होता है.
राइट, टिन भी होता है, बाकी सारे मेटल भी होता है, बट आयरन इंफ्रास्ट्रक्चर का मटेरियल है तो इसकी हमें ज्यादा चिंता होती है। अब सिचुएशन बी में आ जाते हैं बेटा। जब सिचुएशन बी में आता हूं तो मैं देखता हूं कि आयरन का पोटेंशियल अब क्या हो गया है, लेस हो गया है विद रिस्पेक्ट टू टिन। तो ऑप्शन है ना, आयरन और टिन दोनों बैठे हैं, तो भाई उधर से आता है भी चलो भाई ऑक्सीडाइज करवाना तुम्हें, तो ऑक्सीडाइज के लिए क्वालिटी क्या है, कौन शहीद होगा, आयरन। क्यों? क्योंकि उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। तो हेयर आयरन विल बी ऑक्सीडाइज्ड। वो धीरे धीरे करके, जैसे हमारे दांत को कैविटी नहीं लगती है, तो अंदर से आपका ये जो स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है हल्की सी ड्राइंग में, आयरन जी ऑक्सीडाइज होते चले जाएंगे। तो बेटे अगर मैं आपसे बात करूं, पहले वाले में आयरन बच गया, सो गैल्वेनाइजेशन इज अ बेटर मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग देन टिनिंग, and tinning is not a good method. I hope you understand. ये काफी बार, फिर वही कह रहा हूं, पूछा गया क्वेश्चन है, काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे जा रहा हूं जी। एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज, जितने कर लो उतने ही कम है। ठीक, हम आपको लेके जा रहे हैं फिजिबिलिटी। रिमेंबर E naught cell is equal to E naught reduction minus E naught oxidation. This may be positive or negative, this may be positive or negative, but इनका जो sum total होगा that is going to be always positive. तो हमें ये सीरीज बताती है कि आप किसको कैथोड बनाइए, किसको एनोड बनाइए, राइट? पहली बात, जैसे जिंक और कॉपर सेल के लिए हमने 1.10 बहुत बार निकाल दिया। अब डेल्टा जी नॉट, राइट, जो डेल्टा जी नॉट है इज माइनस एन एफ ई नॉट। अगर ये पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट इज गोइंग टू बी बेटे ऑलवेज क्या होएगा, नेगेटिव होएगा। ये होना ही होना है, ऐसा ही होगा, और कुछ होने का कोई कारण नहीं बनता है। और n is going to be number of electron। आप पावर्स देख सकते हैं, मान लो आपके पास कल निकल और एल्यूमिनियम का सेल आ गया, तो निकल के ऊपर +2 होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर +3 होता है, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, n इज इक्वल टू कितना होगा, 6 होएगा। ये मैं आपको पहले लेक्चर में सिखाया भी था n कैसे निकालना है। विदाउट n आप डेल्टा जी में नहीं जा सकते हैं बेटे। तो डेल्टा जी शुड बी पॉजिटिव ही होना चाहिए, ये हमने यहाँ पे किया है। दिस इज द एक्सीलेंट क्वेश्चन, रियली इट्स अ एक्सीलेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं, करते हैं, ठीक है जी। प्रिडिक्ट इफ द डायरेक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो जहाँ पे ये साइन देखेगा ना, तो बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। एक एक करके करते हैं, राइट, एक एक करते करते हैं। मतलब ये उसने आपको ये दे रखा है, इसका मतलब उसने आपको ये जो दिए हैं ना बेटे, ये रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या उठाओगे, इनका जो कपल है आयरन +3 के साथ जो कपल है दैट इज +2 प्रोडक्ट में होगा। आयोडाइड का जो कपल है, कपल क्या है, I2 है, वो आगे होगा। एक एक करके देखते हैं, हो सकता है आपको दूसरे या तीसरे से मेरे से ज्यादा अच्छा हो, क्या सकता है आएगा, पर 2 या 3 पे हो सकता है आपको मुझे देखना पड़े। आयरन इज बेटे +3 है और आयोडाइड है, तो यहां पे पोटेंशियल देखो, आयरन का 0.77 है और आयोडाइड का पोटेंशियल इज 0.54 है। तो ये कम है, तो इसको क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। तो अगर ये ऑक्सीडाइज होएगा ये इसमें, और इसको क्या होना चाहिए बेटे, रिड्यूस्ड, और क्या आ जाएगा, Fe+2।
Fe+2 मैंने कहां से निकाला, मैंने वो कपल में से उठा लिया है। तो फर्स्ट का राइट रिएक्शन इज क्या होएगा, फिजिबल होएगा। आप कह सकते हैं E नॉट इज 0.77 माइनस 0.54 प्लस 0.23। अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन क्या होएगा, फिजिबल होने वाला है। समझ गए बच्चों। सेकंड देखते हैं, द सेकंड में सिल्वर प्लस एंड कॉपर बताया। कॉपर का पोटेंशियल 0.34 है, सिल्वर का 0.80 है। तो बच्चों ये कम है तो इसको क्या होना है, ऑक्सीडाइज्ड। उसका पोटेंशियल दे रखा है तो ये क्या बन जाएगा, +2 हो जाएगा। और सिल्वर ने क्या करना है दोस्तों, उसकी टेंडेंसी क्या है, रिड्यूस होने की है। ठीक है, अगर यहाँ पे Ag दिया होता तो कुछ ना होता। ठीक, तो Ag प्लस ने रिड्यूस होना है, सिल्वर ने नहीं रिड्यूस होना है। आप बेटा इससे ये भी देख सकते हैं, E नॉट इज ज्यादा कितना है, 0.80 माइनस 0.34 वोल्ट, दैट इज प्लस 0.46 वोल्ट। सिंस इट इज पॉजिटिव है तो क्या होएगा, फिजिबल होएगा। थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड ये ना क्लास 11th का भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये +2 का भी है। थर्ड में आयरन+3 और ब्रोमाइड आयन दिया। ब्रोमाइड का पोटेंशियल ऊपर से ले रहा हूं, मैंने ना याद है ना मैं करूंगा। और आयरन+3 का कपल 0.77, देखो ना, ई सेल क्या होएगा, 1.09 0.77, दैट इज गोइंग टू बी पॉइंट, चेक कर लेना, 32 वोल्ट। तो इट इज पॉजिटिव है तो दिस इज गोइंग टू बी फिजिबल, एफ फॉर फिजिबल होएगा, एफ फॉर फिजिबल होएगा। यहाँ पे मिल जाएगा ब्रोमीन और यहाँ पे मिल जाएगा आयरन+2। समझे बेटे, आई होप चीज समझ आ रही है। फोर्थ और फिफ्थ आप करो, मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूं, पॉज कर दो और आप करो, पॉज इट। तो यहां पे मैं फोर्थ कर रहा हूं, आप पॉज कर दो। होगा 9 सिल्वर और +2, ये सिल्वर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर सिल्वर को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है ऑक्सीडाइज करने के लिए, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इस वक्त 0.77 माइनस 0.80 माइनस 0.03, सो दिस इज नॉट फिजिबल। फिफ्थ, मैंने बोला ना प्रोडक्ट्स कपल में से निकाल रहे हैं। तो ब्रोमीन इज कितना, 1.09 वोल्ट एंड आयरन +2 वाला इज 0.77। तो ब्रोमीन को रिड्यूस करवा रहा है तो दैट मीन्स 0.77 0.32 वोल्ट हो जाएगा। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं बेटे। तो यहां पे ये +3 को क्या करवा रहा है, रिड्यूस करवाने की कोशिश कर रहा है। जो ज्यादा वाला है उसने रिड्यूस होना, और
आयोडाइड को ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या था, फिजिबल था। दोबारा यहां पे ये सिल्वर को ज्यादा वाले को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ये, और कॉपर को वो ऑक्सीडाइज करने की कोशिश कर रहा है। यहां पे वो आयरन को, राइट, यहां पे हमने गड़बड़ी की थी, तो मैं ये लाल पेन लेके आ रहा हूं बेटा, एक सेकेंड, यहां पे गड़बड़ी की है तो नहीं, ऊपर तो नहीं, ऊपर तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये आयरन को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, और आयरन को तो क्या होना था, कम पोटेंशियल है, उसको क्या होना था, ऑक्सीडाइज होना था, तो ये रिड्यूस नहीं होएगा, और ब्रोमीन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये यहाँ इसको रब करता हूं बेटे, गलती हुई है तो प्लीज इसको संभालते हैं, मेरे से थोड़ी सी ये था, ये इसे को रिड्यूस किसको कर रहा है, आयरन को, तो 0.77 माइनस 1.09 वोल्ट, पॉइंट आपके पास -32 है, सो दिस इज नॉट फिजिबल बच्चों, दिस इज नॉट फिजिबल। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर को ऑक्सीडाइज किया है, नॉट फिजिबल, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे हमने ब्रोमीन को रिड्यूस किया है, तो ये क्या है, पांचवा इज फिजिबल है। रिपीट इट वंस अगेन। प्लीज रिपीट इट। अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें आपको रिवाइज करवा के जाता है, काफी ज्यादा चीजें, ठीक है बेटा। तो ये हम चल क्या रहे हैं, द एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज, ठीक, यहां से आगे नहीं जाएंगे, अगली क्लास में लेके जाऊंगा, इसकी एप्लीकेशन में आऊंगा, दो इक्वेशन आपको दी होंगी, राइट, और आपसे उससे तीसरी इक्वेशन, रिलेटेड इक्वेशन का ई नॉट करवाऊंगा, यहां से आगे नहीं जाएंगे बेटे, यहां पे एक बार ब्रेक मारेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ सीरीज being continued to the next class, right? तो यहाँ पे रुकेंगे, एंड जय हिंद, सी यू अगेन बेटे, बाय, गॉड ब्लेस यू विद द इलेक्ट्रो 6, बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, सुधांशु रेड्डी साइनिंग ऑफ।